नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का वह पहला स्थल था जिसे हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा नाम से जानते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग वर्तमान स्थिति से 2500 ईसा पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, अर्थात ये एक सभ्यता थी मिस्र सभ्यता। इससे ये 20 गुना बड़ी थी। और एक और सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जिसे बेबीलोन सभ्यता भी कहा जाता है, जो दजला और फरात नदी के किनारे थी, और मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे थी। मिस्र व मेसोपोटामिया, इन दोनों को मिलाकर के है ना, मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये 12 गुना थी। कितने गुना थी? मतलब विस्तार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसे हम देखते हैं कि इसका सर्वाधिक उत्तरी छोर कौन सा था, और सर्वाधिक दक्षिणी छोर, पश्चिमी और पूर्वी। तो बात करते हैं हम सबसे उत्तर में था मांडा। ये चिनाब नदी के तट पर था, चिनाब नदी के तट पर, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पर। और सर्वाधिक दक्षिणी छोर जो था वो था दैमाबाद, ठीक है। और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर, और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर। यूपी में था हिंडन नदी के तट पर, और सुतका गेंडोर ये दास्क नदी के तट पर, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये था इसका मतलब विस्तार के रूप में। आगे हम और बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल थे वो किन किन देशों में है। वर्तमान स्थिति में ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में स्थित है, ठीक है, भारत में स्थित है। अफगानिस्तान में 2 स्थल है, सोर्तुगई और मुंडीगाक, ठीक है। अफगानिस्तान में 2 स्थल है, सोर्तुगई और मुंडीगाक। सबसे उत्तर में अफगानिस्तान में जो है वो सोर्तुगई है। कौन सा है? सुर्तुगई, ठीक है। और सबसे इसके दक्षिण में फिर मुंडीगाक। तो अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पूछे तो सोर्तुगई, ठीक है। भारत में मांडा, ठीक है। सोर्तुगई अफगानिस्तान के उत्तर में और मुंडीगाक अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को हम जो वर्तमान स्थिति में 3 देश है, वहाँ पर इनके अलग अलग स्थल है, वो तो देखते हैं। तो अब वर्तमान स्थिति में अफगानिस्तान में कौन कौन से? सोर्तुगई और मुंडीगाक, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल है उनकी बात करते हैं। तो उनकी बात करते हैं सुतका गेंडोर, सुतका कोह, डाबरकोट, बालाकोट, ठीक है। और सिंध, पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद, ठीक है। और पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी और गुमला, ये स्थल रहे। इसे बार बार आप पढ़ना ताकि आपको ध्यान हो जाए, ठीक है। याद करना बहुत ज़रूरी है। और भारत, अब हम बात करते हैं भारत में, ठीक है। भारत में
जम्मू एंड कश्मीर में, अलग अलग राज्य से बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में है मांडा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, मांडा। और भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी और गुमला था। और भारत के पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संगोल, ठीक है, रोपड़, बाड़ा और संगोल, ठीक है। भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, भारत के पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संगोल। और भारत के हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में है राखीगढ़ी, बनवाली, मीठाथल, सीसवाल, ठीक है। ये स्थल आपको ध्यान रहे, राखीगढ़ी, बनवाली, मीठाथल और सीसवाल, ठीक है। और भारत के राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और यूपी में जो सबसे उनका पूर्वी छोर था सिंधु घाटी सभ्यता का, आलमगीरपुर, वो कहाँ है, यूपी में, ठीक है। गुजरात को हम यहाँ दो क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे। गुजरात में एक तो कच्छ की खाड़ी के स्थल अलग है और खंबात की खाड़ी के स्थल अलग अलग है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में दो क्लासिफिकेशन किए गए, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में है देसलपुर, सुरकोटदा, धोलावीरा। और खंबात की खाड़ी में है लोथल, रंगपुर, रोजदी और बांसपाटन और भगत राव, ठीक है। लास्ट बात करते हैं देमाबाद की। देमाबाद के महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में देमाबाद, मेरा महाराष्ट्र में क्या है, देमाबाद, जो कि सबसे दक्षिणतम छोर था, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्लासिफिकेशन था कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। तो परीक्षा में पूछा कैसे जाता है कि आपको ये 3 दे देंगे और एक कोई अलग दे देंगे, और पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में कौन सा नहीं है, तो वो ये 3 अगर दे दिए तो ये तीनों, तो 3 कौन से, तीनों कहने का मतलब सुतका कोट, डाबर कोट और बालाकोट अगर दे दिया, और एक दे दिया आपको कोट दीजिए, तो कोट दीजिए कहाँ है, सिंध में है, ठीक है। या इधर से बना सकते हैं, कैसे भी घुमा फिरा करके प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है, प्रश्न बना सकते हैं। आपको अगर ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर पूरा पता है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में सोरदुगाई मुंडीगाग, पाकिस्तान दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में बांटा गया है, तो पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सुतका कोट, डाबरकोट, बालाकोट। पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, आमरी कोट दीजिए और अली मुराद। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरे और गुमला, ठीक है। नेक्स्ट फास्ट देखिए, भारत के जम्मू कश्मीर में पंजाब, भारत के पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संगोल, भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मीठाथल, सीसवाल, भारत के राजस्थान में कालीबंगा, भारत के उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, भारत के गुजरात की कच्छ की खाड़ी में देसलपुर, सुरकोटदा, धोलावीरा, और भारत की खंबाती खाड़ी में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपाटन और भगतराव, और भारत के महाराष्ट्र में दहीमाबाद। ये हो गया हमारे जो प्रमुख स्थल है, वो किस किस जगह है वो हमने बात कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की। किसकी बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की। सबसे पहले काल निर्धारण की बात करें तो रेडियो कार्बन पद्धति, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति का जो टाइम पीरियड है वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये हमें ध्यान रहे, ठीक है। और अब हड़प्पा सभ्यता को भी हम यहाँ पर देखते हैं कि पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से पहले, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता जब बहुत ही मैच्योरिटी में आ रही थी, मतलब उसका पूर्ण विकास हो रखा, उस समय की घटना। और उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा के अंतिम छोर में, ठीक है। तो पूर्व हड़प्पा का जो टाइम पीरियड वो कौन सा माना जाता है, 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा का 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा का 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, ठीक है। ध्यान रहे, एक नोट लगा के बात कही जा रही है कि कार्बन डेटिंग, मतलब रेडियो कार्बन पद्धति के बारे में एक बात है कि कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु की ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, वो हम किसके लिए करते हैं, पुरापाषाण युग के लिए करते हैं, क्योंकि पुरापाषाण युग तो लाखों में है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं। और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का रेडियो कार्बन पद्धति के अलावा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, जिसमें मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की है। डीपी अग्रवाल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। डीपी अग्रवाल का मत लगभग रेडियो कार्बन पद्धति को ही वैज्ञानिक मत है इनका, डीपी अग्रवाल का, ये ध्यान रहे, ठीक है। जॉन मार्शल 3250 से 1750 ईसा पूर्व के बारे में बताते हैं। अर्नेस्ट मेके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व।
और माधव स्वरूप वत्स MS वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का समय बताते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, जिसमें आपको केवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रेडियो कार्बन पद्धति, जो वैज्ञानिक पद्धति है ना। कार्बन पद्धति के अनुसार हमें याद रहे कि वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के जो समय है वो सबसे प्रमाणिक मत है। ठीक है, और दूसरा DP अग्रवाल का, ठीक है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये प्रमुख मत हो गए इनके। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? अब अगला हमारा जो बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता में अलग अलग बातें की जाएगी। एक तो हम बात करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की, ठीक है, एक हम बात करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की, और एक बात करेंगे हम मेडिटेरियन, ठीक है, और एक बात हम करेंगे मंगोलाइट। किसकी बात करेंगे? मंगोलाइट। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट सिंधु सभ्यता में आने वाली प्रथम प्रजाति है। ये सिंधु सभ्यता में आने वाली क्या है? ये प्रथम प्रजाति है। कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। मेडिटेरियन की बात करें तो सिंधु सभ्यता का निर्माण इस प्रजाति को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का निर्माण किस प्रजाति से? इसे भूमध्य सागरीय भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब एक विद्वान है सुनीत कुमार चटर्जी, वो क्या कहते हैं उनकी बात सुनिए। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वही भाषा मध्य भारत व दक्षिणी भारत में भी बोली जाती थी। तो ऐसा माना गया कि आर्यों के आक्रमण के बाद भूमध्य भूसागरीय प्रजाति उत्तर दक्षिण भारत में चली गई। तो सुनीत कुमार चटर्जी का मानना क्या है कि जो प्रजाति है, कौन सी प्रजाति? मेडिटेरियन, वो एक भारत मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता थी। ठीक है, इनका मत यह है कि बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा जिस भाषा का मतलब बलूचिस्तान का उदाहरण दे रही है कि जो बलूचिस्तान के जो लोग जो बोलते थे उसी भाषा को कौन बोलते हैं? मध्य भारत और दक्षिण भारत में बोलते हैं। इसलिए फिर वो ये मत ज़्यादा प्रामाणिकता बताते हैं। कौन? सुनीत कुमार चटर्जी, ये ध्यान रहे। और आर्यों के आक्रमण के बाद में भी भूसागरीय लोग जो है उत्तर दक्षिण में चले गए, है ना, तो आज भी वहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा भी उनके बारे में बताया गया है कि मेडिटेरियन जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो यहाँ की थी। ठीक है, नेक्स्ट है मंगोलाइट। ये पूर्वी भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है मंगोलाइट। ठीक है, अब विभिन्न विद्वान अलग अलग अपने अपने मत रखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ है ना। क्या ये स्वदेशी थे या विदेशी थे? तो इनमें हम अलग अलग विद्वानों की बातें करते हैं। तो गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं? इनका मानना था कि मेसोपोटामिया के लोग पूर्व की ओर आए और भारत में बस गए। मतलब गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं कि ये विदेशी थे। वो क्या बता रहे हैं कि ये विदेशी थे, मतलब ये मेसोपोटामिया से आए, है ना। मेसोपोटामिया के लोग ही पूर्व की ओर आए और भारत में बस गए, क्योंकि मेसोपोटामिया है कहाँ? भारत के पश्चिम में। तो मेसोपोटामिया के हिसाब से भारत कहाँ है? पूर्व में है। ठीक है, तो वो यहाँ उनका मानना है कि वो सिंधु नदी के आसपास आए और वो यहीं बस गए, मेसोपोटामिया के लोग ही। तो गार्डन चाइल्ड अपना मत कौन सा देते हैं? विदेशी। वो बोलते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो विदेशी थे। ठीक है, लेकिन HD साकल्या की बात सुनते हैं। इनके अनुसार HD साकल्या HD साकल्या बोलते हैं, इनके अनुसार सिंधु सभ्यता के मूल निवासी बलूचिस्तान से थे। कहाँ से थे? बलूचिस्तान से थे। बलूचिस्तान में जिस प्रकार के चबूतरे बनाए जाते थे, है ना, जिस प्रकार के चबूतरे कहाँ बनाए गए? बलूचिस्तान में। उसी प्रकार के चबूतरों के साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। मतलब ये क्या है? ये विदेशी नहीं है, ये स्वदेशी है। ठीक है, इनका जो मत है कि वो यहीं के थे। अमलानंद घोष क्या कहते हैं? ये बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वदेशी बताएंगे। इनके अनुसार बीकानेर में संस्कृति थी, सौती संस्कृति, है ना। सौती संस्कृति का उद्भव हुआ और सुरकोटदा व कालीबंगा से सौती संस्कृति के समान ही अवशेष प्राप्त हुए। इसलिए सिंधु सभ्यता मूल रूप से ही सौती संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, सुरकोटदा व कालीबंगा मतलब ये दो जगह हैं, दो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। व कालीबंगा से सौती संस्कृति के समान ही कुछ क्या हुए? अवशेष प्राप्त हुए, है ना। तो वो मूल रूप से इसे अपना बताते हैं कि वो यही संस्कृति, इसी संस्कृति से आए थे। लेकिन इस बात का खंडन करने वाले जो विद्वान है वो है DP अग्रवाल। ठीक है, DP अग्रवाल इस बात का खंडन करते हैं और क्या कहते हैं कि सौती संस्कृति कोई अलग रूप नहीं थी। सौती संस्कृति कोई अलग रूप नहीं थी, बल्कि वह सिंधु सभ्यता का ही एक प्रारंभिक रूप थी। सिंधु सभ्यता की क्या थी? प्रारंभिक रूप थी।
ठीक है, तो ये बात डीपी अग्रवाल अमलानंद घोष का खंडन करते हैं मत का। लेकिन हम अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि विदेशी जो मत देने वाले हैं अभी गार्डन चाइल्ड है, और स्वदेशी HD सांकलिया और अमलानंद घोष, ये बात ध्यान रहे। अब देखिए फेयर सर्विस क्या कहते हैं। फेयर सर्विस की बात सुनते हैं। फेयर सर्विस कहते हैं कि इनके अनुसार बलूचिस्तान में सर्वप्रथम इसका जन्म हुआ था, है ना, बलूचिस्तान में इसका सर्वप्रथम जन्म हुआ, मतलब ये भी एक स्वदेशी मत ही देते हैं फेयर सर्विस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये थी हमारे अलग अलग विद्वान थे जिन्होंने अपने अपना मत दिया। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र युगीन थी, ठीक है, लेकिन तांबे में ये टिन मिला करके कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। ठीक है, नगरीकृत सभ्यता थी, है ना, नगर थे यहाँ पर, ठीक है, और एक नगर के अंदर अलग अलग टीले थे, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर, मतलब पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला को टीले मिले हैं। ठीक है, वहाँ से हम देखेंगे पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था, पूर्वी टीला एक सामान्य वर्ग के लिए था। ठीक है, लेकिन जो ये नगर टीला था, मतलब पूर्वी टीला को हम क्या कहेंगे, नगर टीला, पश्चिमी टीला को क्या कहेंगे, दुर्गी टीला, पश्चिमी टीला को कहेंगे दुर्गी टीला और पूर्वी टीला को कहेंगे हम नगर टीला। तो सीधा सा बात यह है कि पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गी टीला जो था वो थोड़ा छोटा था, किससे, नगर टीला से, मतलब पूर्वी टीला से छोटा था। और पश्चिमी टीले में पुरोहित लोग रहते थे, जबकि पूर्वी टीले में कौन रहते थे, सामान्य नागरिक, शिल्पकार, श्रमिक, मजदूर वर्ग रहते थे, मतलब ठीक है, ये गरीब बस्ती थी, कौन सी, पूर्वी टीला। और पश्चिमी टीला मतलब अमीर वर्ग के लोग रहते थे, VIP लोग रहते थे। ठीक है, और पश्चिमी टीले में कुछ मुख्य स्थल भी है, मतलब कुछ भवन मिले, जैसे प्रशासनिक भवन, स्नानागार, अन्नागार, ये हमें कुछ भवन मिलेंगे ऐसे। और नगर में तो एक आवासीय भवन मिलेंगे सामान्य रूप से, जिसमें जिन ईंटों का प्रयोग करेंगे, जहाँ 4:2:1 में वो ईंटें होगी। और पश्चिमी जो टीला है वो एक सुरक्षा प्राचीर, मतलब एक तरह से दीवार और दुर्गबंदी थी, मतलब एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। जबकि पूर्वी टीला जो था वो घरों के दरवाजे गली में खुलते थे, मतलब नॉर्मल था, जैसे लोथल में कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं है, है ना। और सुरक्षा प्राचीर की भी बात की जाएगी तो कुछ ऐसा होगा कि मतलब कालीबंगा को आप देखेंगे तो पूर्वी टीला भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, कुछ अपवाद के रूप में हम देखेंगे। ठीक है, धोलावीरा जो था वो 3 अलग अलग स्थलों में होगा, मतलब, है ना, 3 अलग अलग थे, जबकि सारे क्या है, पश्चिमी और पूर्वी, लेकिन धोलावीरा पश्चिमी मध्य पूर्वी या उत्तरी मध्य दक्षिणी, इस प्रकार से भी अलग अलग किताबों में देखने को मिलता है। यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक। व्यापार स्थल और जल दोनों से होता था, और विदेशों से व्यापार होता था। ठीक है, विदेशों से व्यापार होता था, और जो बीच में बिचौलिया का जो काम करता था वो दिलमून नाम का एक बंदरगाह है वो करता था। ठीक है, माकन तट पर है दिलमून। और जो इनका जो भोजन था वो शाकाहारी भी थे, विदेशों से व्यापार होता था, और भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही करते थे। और मनोरंजन का जो खेल था वो पासे का खेल था। कौन सा खेल था, पासे का खेल। और सिक्कों का प्रयोग लेन देन में नहीं करते थे, मतलब क्या था, सिक्कों का प्रयोग लेन देन में नहीं करते, तो ये जो था वस्तु विनिमय था। क्या था, वस्तु विनिमय। क्लियर। और हमें यहाँ पर मंदिर नहीं मिला, ये ध्यान रहे, मंदिर नहीं मिले, इसका मतलब क्या था, ये इहलौकिक थे या परलौकिक थे, ये इहलौकिक थे। इहलौकिक का मतलब क्या है कि जिस चीज़ों को ये देखते थे उसी की पूजा करते थे और उसी का विश्वास करते थे। जैसे पीपल को देखा तो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, तालाब को देखा तो तालाब की पूजा करते थे। मतलब इनके धार्मिक तो थे लेकिन इहलौकिक थे, ये जिन चीज़ों को देखते थे उसी की पूजा करते थे। पर लेकिन यहाँ पर कुछ मंदिर नहीं मिला है, इन बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हड़प्पाकालीन नगर की। हड़प्पाकालीन नगर, हड़प्पाकालीन जो नगर है, ठीक है, पहले हम बात करते हैं हड़प्पा से पहले के कौन कौन से नगर थे, प्राक हड़प्पा वाले, है ना। उसमें हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में कौन है, तो मुंडीगाक और देह मोरासी गुंडई, ये हड़प्पा से पहले के मतलब प्राक हड़प्पा स्थल है अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन है जो हड़प्पा से पहले मतलब प्राक हड़प्पा वाले स्थल कौन से, किले गुल मोहम्मद और पेरियानो गुंडई, ठीक है, ये हो गए। और भारत में हड़प्पा से पहले प्राक हड़प्पा, कालीबंगा तो मतलब हड़प्पा के पहले भी थी, हड़प्पा के साथ भी चली, हड़प्पा के बाद तक चलेगी, ये बात ध्यान रहे। राखी गढ़ी
बनवाली ये भारत में थी, जो हड़प्पा, प्राग हड़प्पा में। हड़प्पोत्तर कालीन स्थल, हड़प्पोत्तर कालीन स्थल मतलब हड़प्पा के पतन के समय, मतलब हड़प्पोत्तर, परिपक्व हड़प्पा के बाद क्या आता है, हड़प्पोत्तर, है ना। उस समय कौन से स्थल थे, मतलब हड़प्पा के अंतिम छोर में कौन से स्थल थे, जो उस समय रोजदी और रंगपुर, ठीक है, रोजदी और रंगपुर। मतलब प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल, इन तीनों में कौन कौन से स्थल थे। तीनों काल में मौजूद स्थल जो थे वो सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और मांडा, ये 4 स्थल थे, ठीक है। ये और भी स्थल है, लेकिन प्रमुख रूप से ये सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और मांडा है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर, ये ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, ये हम बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, दो टीलों में थे ये, ठीक है। पश्चिमी टीला एक दुर्ग टीला था, ठीक है। पूर्वी टीला नगर टीला था, ठीक है। पश्चिमी टीला नगर से छोटा था, जबकि ये बड़ा टीला था, ठीक है। यहाँ पुरोहित रहते थे पश्चिमी टीला में, और पूर्वी टीला में सामान्य नागरिक रहते थे, शिल्पकार रहते थे, मजदूर रहते थे, श्रमिक रहते थे, ठीक है ना। और पश्चिमी टीला जो है, यहाँ पर कुछ मुख्य स्थल थे, उसमें प्रशासनिक भवन, स्नानागार, अन्नागार थे। और जबकि नगर आवासीय में आवासीय भवन थे, ये नॉर्मल लोग रहते थे, जिसमें यहाँ पर ईंटों का जो प्रयोग था वो 4:2:1, ये प्रश्न बनता है 4:2:1। और ये पूर्वी टीलों में घरों के दरवाजे गली में खुलते थे, ये ध्यान रहे, ठीक है। और पश्चिमी टीला सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, दुर्ग बंद था, मतलब ये हमें ध्यान रहे, ठीक है। सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जबकि पूर्वी टीलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इस बात का हमें ध्यान रहे, ठीक है। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, उनका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें बात करते हैं हम कालीबंगा की। कालीबंगा का नगर टीला भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, मतलब नगर टीला मतलब कौन सा, जो पूर्वी टीला था वो भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अक्सर पश्चिमी टीला ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा होगा, पूर्वी टीला सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं होगा। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा नगर था जो नगर टीला भी, पूर्वी टीला भी क्या था, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। लोथल और सुरकोटदा में 2 अलग अलग टीले नहीं मिले हैं, लोथल और सुरकोटदा में 2 अलग अलग टीले नहीं मिले हैं। जैसे कि हमने सामान्य रूप से बात कर रहे हैं कि हर नगर में, हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के हर नगर में 2 टीले मिल रहे हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन लोथल और सुरकोटदा ये ध्यान रहे, देखो, एक तो लोथल और सुरकोटदा, ये 2 स्थल ऐसे हैं, है ना, ये 2 स्थल ऐसे हैं जहां पर 2 अलग अलग टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्गबंदी तो है ना, दुर्गबंदी तो है, लेकिन एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसको देखो यहां समझिए, देखिए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का हर स्थल 2 अलग अलग टीलों में मिल रहा है, ठीक है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। प्रत्येक स्थल इस कंडीशन में है, लेकिन ये जो टीला है और ये जो टीला है ना, और हमारे पास ये भी है कि पश्चिमी टीला क्या है, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद था, अपवाद क्या था, अपवाद था कालीबंगा। अपवाद क्या था, अपवाद था कालीबंगा। कालीबंगा अपवाद कैसे था, कालीबंगा अपवाद ऐसा था कि कालीबंगा का जो 2 पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला है, ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, लेकिन ये भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो ये कालीबंगा का ध्यान है। कालीबंगा का पूर्वी मतलब पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अक्सर सभी हड़प्पा सभ्यता के सारे स्थल पश्चिमी जो टीला है वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता है, ठीक है, और पूर्वी टीला सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं होता है,
काली मतलब हड़प्पा सभ्यता के ये प्रमुख सभी स्थलों की बात की जा रही सामान्यतः, लेकिन अपवाद मान रहे हैं हम कालीबंगा। क्यों? क्योंकि कालीबंगा का पूर्वी टीला भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, और ये बात हो गई। दूसरी बात, अब हम अपवाद, एक और अपवाद क्या आ रहा है, एक अपवाद ये आ रहा है, एक तो लोथल और सुरकोटदा, और सुरकोटदा, और सुरकोटदा, लोथल और सुरकोटदा, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चाहे इनका पश्चिमी टीला हो या पूर्वी टीला हो, ये दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। एक बात मैं अभी यहाँ पर एक और बता देता हूँ, एक अपवाद आपको, जैसे कि ये एक अपवाद आपको और मिलेगा, क्या मिलेगा? धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा मिलेगा। धोलावीरा कैसे? कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, 2 टीले मिल रहे हैं, लेकिन धोलावीरा में 3 टीले मिले हैं, 1, 2 और 3 टीले मिले हैं, है ना। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्य टीला, ये अपन ये भी कह सकते हैं उत्तरी टीला, मध्य टीला या दक्षिणी टीला। ठीक है, थोड़ा इधर दक्षिण की तरफ है ना, ये भी कह सकते हैं। तो धोलावीरा, मेरा कहने का अर्थ मतलब ये था कि एक तो आपको कालीबंगा की बात, जो कालीबंगा की जो बात है ये आपको ध्यान रहे, दूसरा लोथल का मत आपको ध्यान रहे, और सुरकोटदा का मत आपको ध्यान रहे। ठीक है, लोथल और सुरकोटदा और एक धोलावीरा, ये 3 बातें आपको ध्यान रहे। तो सीधी सी बात है कि सामान्य रूप से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है वो पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो रखे हैं। लेकिन और इनका जो पश्चिमी जो नगर है, पश्चिमी जो भवन है, पश्चिमी जो दुर्ग है, वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जो कि पूर्वी वाला नहीं था। लेकिन कालीबंगा में पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए। लोथल और सुरकोटदा में पश्चिम हो चाहे पूर्वी हो, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। धोलावीरा पश्चिमी और पूर्वी 2 स्थल ना होकर के 3 स्थल हैं यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रहे आपको, बस इसी बात पर हम बात करना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये बात हो गई कालीबंगा। हाँ, कालीबंगा का नगर टीला भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, लोथल सुरकोटदा में 2 अलग अलग टीले नहीं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। तीसरा जो एक अपवाद है वो है आपको चन्नुदड़ो, चन्नुदड़ो। यहाँ से कुछ भी टीले प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर कोई टीले प्राप्त नहीं हुए चन्नुदड़ो से, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4, ये चारों कंडीशन आपको पता रहे। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे तो चन्नुदड़ो से एक भी टीले के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि धोलावीरा से 3 टीलों के साक्ष्य मिले। और ये बात हम बता चुके हैं कि धोलावीरा से कितने टीलों के साक्ष्य मिले? धोलावीरा से 3 टीलों के साक्ष्य मिले, है ना। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था और प्रत्येक घरों में एक कुआं होता था। ये कुआं वाली बात याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कुआं और आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी प्रत्येक भवन था, उस भवन के बाहर क्या होता था? एक आंगन होता था, और वहाँ उसी घर के अंदर ही, है ना, उस घर में ही कुआं होता था। उनके घरों में ही एक कुआं होता था उस काल में। ठीक है, आज से 4000 साल पहले की बात हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुआं घर में ही होता था। ठीक है, ये बात हम बात कर रहे हैं। मकानों से मिली सीढ़ियों से पता चलता है, मतलब यहाँ पर क्या सीढ़ियाँ भी थी। तो हम ये देख सकते हैं कि डबल मंजिल मकान थे। यहाँ पर 2 मंजिला भी मकान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 2 मंजिला, ऐसा अनुमान लगाया था कि 2 मंजिला मकान थे। ठीक है, और घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ये बात ध्यान रहे। घरों के जो दरवाजे थे, है ना, घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं खुलते। लेकिन लोथल एक अपवाद मानेगा। ठीक है, लोथल इसका अपवाद है, क्योंकि यहाँ मुख्य सड़क की ओर ही इसकी दरवाजे खिड़कियाँ खुलते थे।
ठीक है, सड़क की ओर ही, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो डायरेक्ट व्यापार से जो भी इनका माल आता था तो सीधा लोथल अपने मतलब गोदाम में रखने के लिए, इसलिए सड़क की ओर इनका दरवाज़ा खुला होता था। तो वो इनका एक व्यापारिक होने के कारण ऐसा होता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। अगली बात करते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित हड़प्पा टीले की। और अब ये जो बातें हैं मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। कुछ बातें हैं जो हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके बारे में हमें सबसे पहले कब पता पड़ा कि ऐसी कोई सभ्यता है। तो एक व्यक्ति आए 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी, अंग्रेज काल में, है ना, ब्रिटिश हुकूमत के समय। चार्ल्स मेसन उन्होंने यहाँ पर एक थोड़ा बहुत उनको एक मतलब उन्हें थोड़ी अनुभूति हुई कि यहाँ पर कोई एक दुनिया थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई उत्खनन नहीं करवाया। ठीक है, उत्खनन कब हुआ? उत्खनन जब लाहौर टू कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब हमें पता पड़ा, तब हमें मालूम चला। ठीक है, जब जॉन बर्टन, दो इंजीनियर थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, ये मतलब इस रेलवे लाइन के लिए मतलब आसपास की मिट्टी को लेकर आ रहे थे, तो उस समय बार बार उनको ईंट मिल रही थी। तो फिर इन्होंने सर्वेक्षण करवाने के लिए, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम को बुलाया गया। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, है ना, यहाँ पर पता किया और अनुमान लगाया कि यहाँ पर वास्तव में कोई ना कोई एक दुनिया रही होगी। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फिर यहाँ पर पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई, जिसके प्रथम महानिदेशक यही बने थे। ठीक है, फिर 1901 में ही आ गए थे जॉन मार्शल आ गए थे, और जॉन मार्शल ने दो व्यक्तियों को काम सौंपा। ठीक है, एक थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे, लेकिन ये ज़्यादा फेमस इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने जिसका उत्खनन किया वो बहुत फेमस है। दयाराम साहनी ने किया उत्खनन हड़प्पा का। ठीक है, और राखलदास बनर्जी ने किया मोहनजोदड़ो का। इन्होंने 1921 में इसका उत्खनन किया, इन्होंने 1922 में इसका उत्खनन किया। ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1921 और 1922 में उत्खनन करने के बाद में 1924 में जॉन मार्शल ने एक पत्रिका है, लंदन वीकली पत्रिका, इस सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया और पूरे विश्व के सामने ला के रख दिया कि भारत में एक सभ्यता थी जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो बात करते हैं हम उसी की। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित हड़प्पा टीले की और 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेकन के द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया, परंतु इनके द्वारा उत्खनन कार्य नहीं कराया गया, ध्यान रहे। और जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तब 1856 ईस्वी में, है ना, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने यहाँ प्राचीन सभ्यता होने का संकेत दिया। ठीक है, फिर भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम आए और इनको हमें भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक बनाया, तो इसलिए जनक यही माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन बने? है ना, जॉन मार्शल बने। 1901 में आ गए थे ये, है ना, की देखरेख में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किसका खोज हुई? हड़प्पा की। ठीक है, तथा राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। उपरोक्त दोनों स्थलों की खोज के बाद 1924 ईस्वी में, ध्यान रहिए, सन याद रहे, 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने एक पत्रिका है लंदन वीकली पत्रिका में इस सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया। ये ध्यान रहे। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति। तो द्वितीय नगरीय क्रांति कौन सी है? द्वितीय नगरीय क्रांति होगी जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद बनेंगे,
है ना, वो दूसरी नगरीय क्रांति है। ठीक है, और तीसरी नगरीय क्रांति जब दिल्ली सल्तनत शुरू होगी तब तीसरी नगरीय क्रांति। तो अभी हम प्रथम नगरीय क्रांति की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार नगरों का उदय इसी काल में हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लिए सिंधु सरस्वती सभ्यता शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ये बात भी हमें ध्यान रहे। ठीक है, अब देखिए 1947 ईस्वी के बाद से लेकर अब तक 1400 बस्तियों 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जिसमें से 1100 के आसपास बस्तियां सिंधु व गंगा के मैदान के बीच स्थित है, और यह यहाँ कभी सरस्वती नदी बहती थी, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया गया है। देखिए हम इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। जब भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हुआ तब सारे के सारे स्थल पाकिस्तान में जा चुके थे, लेकिन 2 स्थल ऐसे थे जो भारत में बचे थे। वो था कोटला निहंखा और रंगपुर। ये भारत 1947 की आज़ादी के बाद केवल 2 स्थल हमारे पास बचे थे, है ना। ये गुजरात में है और ये हरियाणा में है, सॉरी पंजाब में कोटला रोपड़ में है। ठीक है, रोपड़ कह सकते हैं आप, कोटला निहंगा रोपड़। फिर क्या होता है कि 1400 बस्तियां हमारे सामने आती है, जिसमें वर्तमान स्थिति में आप देखोगे तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पता ही आपको 2 है, कौन कौन से हैं? सुरतुगई और मुंडीगाक। क्लियर। और पाकिस्तान में कितने हैं? 481। भारत में कितने हैं? 917। ठीक है, 917 भारत में है, 481 पाकिस्तान में है, और 2 कहाँ हैं? 2 अफगानिस्तान में है। ठीक है, 7 1 8, 8 2 10, 8 9 10, 10 4 14, हो गए 1400 स्थल। ये है इस टाइप से आपको ध्यान रहे। भारत में कितने हैं? 917। पाकिस्तान में कितने हैं? 481। अफगानिस्तान में 2। ये बातें हो गई क्लियर। अब हम शुरू करते हैं हड़प्पा नगर को शुरू करते हैं। हड़प्पा स्थल की बात करते हैं। ये स्थान पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के ध्यान रहे बाएं तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, मोंटगोमरी को 1921 मोंटगोमरी जो जिला है उसको वर्तमान में क्या कहते हैं? शाहीवाल जिला भी कहते हैं। ठीक है, 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है कि माधव स्वरूप वत्स MS वत्स और मार्टिमर विलर के द्वारा इसका 2 और उत्खनन करवाया गया था। इन्होंने भी इसका उत्खनन किया, मतलब माधव, देखो दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया ही है, लेकिन फिर माधव स्वरूप वत्स ने भी उत्खनन किया और मार्टिमर विलर ने भी इसका उत्खनन किया, ये हमें ध्यान रहे। हड़प्पा स्थल से हमें दुर्ग टीला AB प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा प्राप्त होता है? AB अन्नागार प्राप्त होता है। ठीक है, श्रमिक आवास मिलते हैं और एक कब्रिस्तान, मतलब एक समाधि मिलती है, R37 कब्रिस्तान, ये हमें प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं
हड़प्पा स्थल की। देखिए हड़प्पा से निम्न साक्ष्य मिलते हैं, क्या क्या सबूत मिले, क्या क्या प्रमाण मिले, उनकी हम बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्रमाण मिले हैं उनकी बात करते हैं। देखिए वृत्ताकार चबूतरा मिला, क्या मिला? वृत्ताकार चबूतरा मिला। इसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अनाज पीसने के लिए। तो हड़प्पा स्थल से हमें क्या मिला? वृत्ताकार चबूतरा मिला, जिसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। धातु बनाने की एक मूसा मिली है, धातु बनाने की एक मूसा जो सांचा थी, धातु बनाने की मूसा थी जिसका सांचा मिला है हमें, है ना, उस मूसा का सांचा मिला। लकड़ी का ताबूत मिला है, ठीक है। मुहर पर मछुआरे का चित्र मिला है। हड़प्पा से अभिलेख युक्त सर्वाधिक मिली, ये बात ध्यान रहे। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहर कहाँ से मिली? हड़प्पा से। लेकिन अगर पूछे कि ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली, है ना, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, नोट करके ये बात लिखी गई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लेकिन अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से, और संपूर्ण रूप से देखा जाए सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अभिलेख युक्त अगर आ जाए सर्वाधिक तो हड़प्पा, और सामान्य रूप से मोहरें कहाँ मिली ज़्यादा? मोहनजोदड़ो से मिली है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। मोहर पर बात डालते हैं। मोहर क्या है? सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है मोहर, ठीक है। यहाँ पर हमें 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई है। कितनी? 2000 से अधिक मोहरें, ये ध्यान रहे। 2000 से अधिक मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और इन मोहरों का निर्माण किससे हुआ? सेल खड़ी से, मतलब जिप्सम। सेल खड़ी किसे? जिप्सम से, है ना। सर्वाधिक मोहरें कौन सी है? वर्गाकार है। कौन सी मोहरें है? वर्गाकार। ध्यान रहे, मोहर का अर्थ यहाँ मुद्रा नहीं है, मुद्रा नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है, मुद्रा नहीं है। तो व्यापारियों के सामान का प्रतीक चिन्ह है। ये क्या है? व्यापारियों के सामान का प्रतीक चिन्ह है। तो ये मुद्रा, ये पंचमार्क और आहत मुद्रा है। क्या है? पंचमार्क या आहत मुद्रा, मतलब इनको जो एक तरह से थप्पा लगा के बनाई गई है, ठीक है। और मोहर सिंधु सभ्यता की संस्कृति की जानकारी देती है। मोहर क्या है? ये सिंधु सभ्यता की संस्कृति की जानकारी देती है। अब बात करते हैं मोहरों की आकृति कौन कौन सी हमें यहाँ मिली है। तो एक श्रृंगी पशु, ठीक है, कुबड़ वाला बैल, सबसे उत्कृष्ट मोहर है ये, ठीक है, हाथी और भैंसा। ये जैसे कि एक मोहर मिलेंगे जिसमें ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये पशुपति शिव है, पशुपति शिव, ठीक है, आद्य शिव भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और इनके बाएं तरफ क्या है? एक गेंडा और एक भैंसा, इनके बाएं तरफ। और इनके दाएं तरफ एक हाथी और एक बाघ, ठीक है। और सामने क्या है? सामने है इनके 2 हिरण। एक ये मोहर है जो बहुत ही प्रमाणिक है, कई बार प्रश्न बनते हैं, इस पर ध्यान रहे। तो बाएं तरफ क्या है? गेंडा, भैंसा, और दाएं तरफ हाथी, बाघ, और सामने 2 हिरण है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो से अर्नेस्ट मेके को प्राप्त इस मोहर को पशुपति शिव के नाम से जाना गया है। क्या कहा? जाना गया। और मार्शल ने इसे क्या कहा? आद्य शिव कहा, ठीक है। यही बात मैंने कही है भी आपको, आद्य शिव। मार्शल ने इन्हें क्या कहा? आद्य शिव। मोहनजोदड़ो से अर्नेस्ट मेके से प्राप्त इस मोहर को उन्होंने क्या कहा? पशुपति शिव के नाम से जाना गया। और मार्शल ने क्या कहा? आद्य शिव, आद्य शिव। क्लियर? इस व्यक्ति पद्मासन मुद्रा में चौकी पर बैठा हुआ दिखाया गया है ना। पद्मासन मुद्रा में इस व्यक्ति को पद्मासन मुद्रा में बैठा, चौकी पर बैठा हुआ दिखाया गया। और इस चौकी के नीचे क्या है? 2 हिरण बताए गए हैं, है ना, सामने। मोहनजोदड़ो वे लोथल से प्राप्त मोहर पर नाव की आकृति, है ना। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त जो मोहरें मिली है, किस से? मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त जो मोहरें मिली उस पर नाव की आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो अब तक हमने बात करी अभी मेन मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा स्थल की, सॉरी। अब हम एक नए नगर की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगत ने क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है मोहनजोदड़ो और
हड़प्पा को, ये बात ध्यान रहे। मोहनजोदड़ो की स्थिति देखिए, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पर है? लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। सिंधु नदी के किस तट पर? दाहिने तट पर है। इसका देखो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, ठीक है। मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला मतलब भूतों का टीला, है ना, और सिंधु का बाग, ये मोहनजोदड़ो का मतलब बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी दो टीले मिले, दुर्ग टीला या पूर्वी टीला। मतलब दुर्ग टीला को हम स्तूप टीला भी कह सकते हैं, क्या? क्योंकि कुषाण काल में यहाँ पर स्तूप बनाए गए थे, है ना, दुर्ग टीला पर, इसलिए इन्हें स्तूप टीला भी कहा जाता है। दुर्ग टीला, स्तूप टीला। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से हमें मिला सभा भवन, स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार। और पूर्वी टीला से क्या मिला? पूर्वी टीला को देखो यहाँ पर नाम दिए इन्होंने, एक तो नाम दिया DK, VS, HR, ये ध्यान रहे। HR टीले से अलग अलग, देखो पूर्वी टीला का क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने, DK, VS, HR, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो HR टीले से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। दुर्ग टीला को स्तूप टीला भी कहते हैं, ये बात ध्यान रहे। दुर्ग टीला को क्या कहते हैं? स्तूप टीला भी कहते हैं, ये पहले ही हमने कह दिया, स्तूप टीला कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कुषाण काल में निर्मित स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। कुषाण काल में निर्मित स्तूप के क्या मिले? हमें सबूत मिले हैं, इसलिए ध्यान रहे। अब हम मोहनजोदड़ो के स्नानागार की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है ये, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों ही ध्यान रखनी है। लंबाई है 1188 मीटर लगभग, और चौड़ाई 7.01 किलोमीटर, है ना, और गहराई है 2.43 मीटर, ठीक है। सॉरी, 11 किलोमीटर नहीं, मीटर, गलती से बोलना, है ना। 11.88 मीटर, 7.1 मीटर, 2.43 मीटर, ठीक है। 7.7, देखो लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर, 7.1 मीटर, 7.01 मीटर, और गहराई है 2.43 मीटर, ये ध्यान रहे। क्लियर? देखो यहाँ और देख लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं, जैसे कि स्नानागार है, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है उत्तर से दक्षिण। क्लियर? ये इसकी लंबाई जो है वो है 11.88 मीटर, ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये चौड़ाई कितनी है? 7.01 मीटर, 7.01 मीटर। क्लियर? और ये अब आपको पता होगा कि ये उत्तर से दक्षिण तक इसकी क्या बनी हुई है? सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ, है ना, अंदर इधर भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब ये जो गहराई है, ये गहराई जो है वो है, गहराई कितनी है? 2.43 मीटर, ये गहराई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार है, ये ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही हम गहराई से इसे जान रहे हैं, जरूरी है। अब देखिए, इस स्नानागार के दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। दोनों सिरों पर क्या बनाई गई है? दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो कि स्नानागार के तल तक जाती थी, ठीक है। इसका फर्श पक्की ईंटों से बनाया गया है। फर्श किससे बनाया गया? पक्की ईंटों से। पास के कमरे में एक कुआं भी बनाया हुआ है। पास के कमरे में क्या बनाया हुआ है? एक कुआं भी बनाया हुआ है। दक्षिण पश्चिम हिस्से में गंदा पानी, ये ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम हिस्से में गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ बनाई गई है, ये ध्यान रहे, ठीक है। इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था होगा। मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को क्या कहा? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, ठीक है। ये हम हो गई स्नानागार की बात। अब अन्नागार भी देख लीजिए। स्नानागार की बात है क्या है? स्नानागार की बात में तो केवल आपको ये ध्यान रखना कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई। लंबाई हो गई 11.88 मीटर, चौड़ाई हो गई लंबाई हो गई कितनी? 11.88 मीटर, चौड़ाई होगी 7.1 मीटर, और गहराई हो गई 2.43 मीटर। और इसको उत्तर से दक्षिण तक क्या है? सीढ़ियाँ। और अलग अलग बातें क्या बताइए आपको? अलग अलग बातें देख लीजिए, है ना। दोनों सिरों निचले स्तर मतलब उसके फर्श तक जाती थी। इसका फर्श किसका बना हुआ है? पक्की ईंटों से बनाया गया। पास के कमरे में कुआं बना हुआ था, ये भी ध्यान रहे। दक्षिण पश्चिम हिस्से में गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ बनाई गई थी।
और इस स्नानागार का प्रयोग जो था वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते थे। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये बात ध्यान रखें। अब हो गई स्नानागार की बात, मोहनजोदड़ो के। अब मोहनजोदड़ो के अन्नागार की बात करते हैं। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 45.71 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15.23 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 45.71 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 15.23 मीटर। ये अन्नाकार था। क्लियर? लंबाई कितनी है 45.71 मीटर, चौड़ाई कितनी है 15.23 मीटर। अब सभा भवन की बात करते हैं। सभा भवन की, सभा भवन जो है दुर्ग टीले के दक्षिण में वर्गाकार आकृति में इसका निर्माण किया गया। दुर्ग टीले के दक्षिण में वर्गाकार आकृति में इसका निर्माण किया गया। किसका? सभा भवन का। और सभा भवन की आकृति तो बिल्कुल ध्यान रहे आराम से, वर्गाकार है, 27x27 का है, 27x27 मीटर का है। ठीक है, 27x27 मीटर का है बिल्कुल। ठीक है, 27x27 ध्यान रहे, 27x27 मीटर क्या है, मीटर। अब अगली बात करते हैं हम पुरोहित आवास की। तो सभा भवन पता पड़ गया दुर्ग टीले के दक्षिण में है। दुर्ग टीले के किस में? दक्षिण में वर्गाकार आकृति में बनाया गया है। पुरोहित आवास की बात करें, पुरोहित आवास की बात कर लेते हैं। पुरोहित आवास स्नानागार के उत्तर पूर्व में ये बना रहता था। कहाँ बना रहता था? स्नानागार के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में ये बना रहता था। और पूर्वी टीले के एचआर क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, पूर्वी टीले का जो एचआर जिसको हमने बांटा था कि पूर्वी टीले में 3 टीले बांटे थे, कौन कौन से? डीके, वीएस और एचआर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एचआर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एचआर की। तो पूर्वी टीले के एचआर क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए? 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने मानव कंकाल? 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान की जानकारी नहीं मिली है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। ये बात मैं बता चुका हूँ। और मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, ये बात ध्यान रहे। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य, कब्रिस्तान की जानकारी नहीं मिली। और स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा, ये बात भी आपको पता रहे। स्टुअर्ट पिगट ने दोनों को जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, और अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य साक्ष्य, अन्य सबूत कौन कौन से और चीज़ें मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। इस कांसे की नर्तकी की मूर्ति के 4 चूड़ियाँ दाएं, देखो 4 चूड़ियाँ किधर है? जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है उसने 4 चूड़ियाँ पहन रखी है और एक हाथ में 24 चूड़ियाँ पहन रखी है। और एक हाथ में किधर? एक हाथ में तो उसने 4 चूड़ियाँ पहन रखी है और एक हाथ में 24 चूड़ियाँ पहन रखी है। तो 4 चूड़ियाँ तो पहन रखी है दाएं हाथ में, ये ध्यान रहे, और 24 चूड़ियाँ पहन रखी है बाएं हाथ में। 4 चूड़ियाँ किधर पहन रखी है? दाएं हाथ में, और 24 चूड़ियाँ बाएं हाथ में। ये बात ध्यान रहे। उस कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है ना, उसने चूड़ियाँ पहन रखी है। टोटल चूड़ियाँ कितनी है? 28 चूड़ियाँ। तो 4 चूड़ियाँ तो दाएं हाथ में और 24 चूड़ियाँ बाएं हाथ में। यहाँ पर हमें महाविद्यालय भवन मिला है। ठीक है, चांदी के बर्तन में सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी के हल की आकृति मिली है। सीप की स्केल मिली है। नरकंकाल मिले हैं। यहाँ से नरकंकाल मिले जिसमें बालक की मृत्यु का कारण मलेरिया रोग बताया गया। कौन सा रोग बताया गया? मलेरिया रोग। ये बात ध्यान रहे आपको। क्लियर? अब तक हम बात कर चुके हैं मोहनजोदड़ो की। अब हम बात करेंगे चन्हुदड़ो की। किसकी? चन्हुदड़ो की। चन्हुदड़ो की बात सुनिए। चन्हुदड़ो
टीले के साक्ष्य नहीं मिले यहाँ से, टीले के कोई साक्षी। सिंध प्रदेश में बता आपको, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में, ठीक है। और सिंधु नदी के किनारे ही है, सिंधु नदी के किनारे है ना, जबकि हमने यहाँ पढ़ा था क्या पर कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है और चनुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये आ गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसकी खोज किसने की? 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने की थी। किसने की? एन.जी. मजूमदार ने की थी। ध्यान रहे। क्या क्या साक्ष्य मिले यहाँ से वो बात देख लेते हैं। मनके बनाने का कारखाना मिला, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, मतलब कुछ एक पूरा श्रृंगार पेटिका मतलब प्रेस साधन पेटिका मिली, ठीक है। और शाही की दवात मिली। किसकी दवात मिली? शाही की दवात मिली। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चनुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है, चनुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और कंगा मिला, काजल मिला, उस्तरा मिला, है ना। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ से वैसे प्रेस साधन पेटिका मिली है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पर कंगा, काजल, उस्तरा, जो भी ऐसे इस प्रकार का अगर फैंसी जो अपने सजने संवरने का काम आए वो अगर आए तो आप चनुदड़ो को टिक कीजिए, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ मिट्टी की पकी हुई नालियों का प्रयोग मिला। सब जगह क्या है? मिट्टी की कच्ची हुई नालियों का प्रयोग मिलता है, लेकिन यहाँ से क्या? पक्की मिट्टी, ठीक है। ध्यान रहे, पक्की मिट्टी ना, पक्की हुई नालियाँ, मिट्टी की पक्की हुई नालियों का प्रयोग मिलता है, ये ध्यान रहे। क्लियर। चनुदड़ो से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल, जिस पर एक मुद्रा मिलेगी, क्या मिलेगी? जिस पर क्या है? 3 तो घड़ियाल और 2 मछलियों की आकृति बनी हुई है, 2 मछलियों की आकृति बनी हुई है, ये बात ध्यान रहे। तो चनुदड़ो की बात कर चुके हम। चनुदड़ो से हमने क्या क्या पढ़ा, वापस फास्ट रिवीजन देख लीजिए। और पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में बता देते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखिए फास्ट, मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। मृतकों का टीला कहते हैं, प्रेतों का टीला कहते हैं, सिंधु का बाग कहते हैं। सभा भवन, दुर्ग टीला, स्तूप टीला में सभा भवन, स्नानागार, पुरोहित आवास और अन्नागार मिला है। पूर्वी टीला में डीके वीएस एचआर है ना, एचआर टीले से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, और दूर टीला को स्तूप टीला कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ कुषाण काल में इसमें कुछ स्तूप मिले थे। स्नानागार जो है उसकी लंबाई तो है 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई कितनी है? गहराई है इसकी 2.43 मीटर। क्लियर। दोनों सिरों पर अब देखो, दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी, पक्की ईंटों से बनाया गया। पास के कमरे में एक कुआं मिल गया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम हिस्से में गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ मिल गई, ठीक है, नालियाँ बनाई गई। और इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए कर दिया, ठीक है। और मार्शल ने इस पूरे स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक किया। फिर हमने बात की अन्नागार की। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। इसकी लंबाई 45.71 मीटर थी, चौड़ाई 15.23 मीटर थी, ठीक है ना। और सभा भवन मिल गए जो 27x27 के हैं। दूर टीले के दक्षिण में वर्गाकार आकृति का निर्माण किया गया इस सभा भवन का। पुरोहित आवास मिल गए जो स्नानागार के उत्तर पूर्व में ये बना रहता था, ठीक है। पूर्वी टीले के एचआर क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, ये बात ध्यान हो गई। मोहनजोदड़ो से 21 मानव कंकाल प्राप्त हो गए। क्लियर। और मोहनजोदड़ो में से कब्रिस्तान की जानकारी नहीं मिली है, ये बात ध्यान रहे। स्टुअर्ट पीरियड ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का। मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले वो देख लीजिए। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, उस नर्तकी की मूर्ति ने टोटल 28 चूड़ियाँ पहन रखी थी। 28 में 4 चूड़ियाँ तो उसने दाएं हाथ में पहन रखी थी, 24 चूड़ियाँ उसने बाएं हाथ में पहन रखी थी, ये बताओ क्या। महाविद्यालय भवन मिल गया। चांदी के बर्तन में सूती वस्त्र के साक्ष्य मिल गए। हाथी का कपालखंड मिल गया, मिट्टी की हल्की आकृति और सीप की स्केल और नरकंकाल मिले जिसमें एक बालक की मृत्यु का कारण किसको बताया? मलेरिया रोग को बताया। ये था मोहनजोदड़ो। अब चनुदड़ो के बारे में सुन लीजिए ध्यान से। टीले के साक्ष्य यहाँ तो मिल नहीं रहे। सिंधु नदी के बाएं तट पर है, मोहनजोदड़ो दाहिने तट पर था, चनुदड़ो बाएं तट पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने कर दी। साक्ष्य सबूत मतलब मनके बनाने का कारखाना मिला यहाँ पर। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले यहाँ पर।
लिपस्टिक के साक्ष्य मिल गए, जिसे हम मतलब श्रृंगार पेटिका या प्रसाधन पेटिका कह सकते। शाही की दवात मिल गई यहाँ से, कहाँ से, चनुदड़ो से। और चनुदड़ो से एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से कौन सी ईंटें मिली, गोल मट्टी ईंटें, वक्राकार ईंटें मिल गई। ठीक है, चनुदड़ो से कंगा, काजल, उस तरह के प्रमाण भी मिल गए। सुत्का गैंडोर 1927 ईस्वी में आर एल स्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आर एल स्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जॉर्ज डेल्स के द्वारा खुदाई का कार्य करवाया गया था। तो जॉर्ज डेल्स ध्यान रखें, खोज किसके द्वारा? आर एल स्टाइन और उत्खनन जॉर्ज डेल्स। सुत्का गैंडोर बलूचिस्तान में किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी, ये बात ध्यान रहे। और हमने पहले ही बताया कि भाई सुत्का गैंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुत्का गैंडोर एक बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ दुर्ग के चारों ओर तराशे हुए पत्थर की दीवारें बनी हुई थी। ठीक है ना, ये जो दुर्ग है उसके चारों ओर तराशे हुए पत्थर की दीवारें बनी हुई थी और इस दीवार पर क्या बने हुए थे? बुर्ज बने हुए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, इन दीवारों पर क्या बने हुए? बुर्ज बने हुए। यहाँ से किसी भी प्रकार की मोहरें प्राप्त नहीं हुई है, ये ध्यान रहे, किसी भी प्रकार की मोहरें प्राप्त नहीं हुई है, ये बात ध्यान रहे। यहाँ से मानव की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है, और मानव की अस्थियाँ प्राप्त हुई है, ये बात ध्यान रहे, मानव की अस्थियाँ प्राप्त हुई, लेकिन किसी भी प्रकार की मोहरें यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, सुत्का। अब हम बात करते हैं बालाकोट। बालाकोट दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित इस स्थान पर जॉर्ज डेल्स के द्वारा उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज डेल्स, बालाथल जॉर्ज डेल्स। बिंदारी नदी के किनारे पर स्थित यह एक बंदरगाह नगर का था। ठीक है, किस नदी के किनारे? बिंदारी नदी, बिंदारी नदी के किनारे ये एक बंदरगाह नगर था जो कि सीप उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। किस उद्योग के लिए? सीप उद्योग के लिए। ठीक है, तो बालाकोट का उत्खनन किसने किया? जॉर्ज डेल्स ने किया। किस नदी किनारे? बिंदारी नदी किनारे। और ये बंदरगाह नगर है। और किसके लिए फेमस है? ये सीप उद्योग के लिए विशेष रूप से ये फेमस है। अगली बात करते हैं हम अलाहदीनो। अलाहदीनो देखिए, अलाहदीनो एक बंदरगाह नगर था। ये भी क्या है? एक बंदरगाह नगर था जो कि सिंधु व अरब के संगम पर स्थित था। सिंधु और अरब के संगम पर स्थित था। ठीक है, अलादीनो की खोज किसने की? फेयर सर्विस। ठीक है, ये अलादीनो की बात हो गई, सिंधु व अरब के संगम पर स्थित है और अलादीनो की खोज फेयर सर्विस ने की, बंदरगाह नगर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोट दीजी की। 1935 ईस्वी में ध्रुवे के द्वारा इसकी खोज की गई और 1955 ईस्वी में फजल अहमद के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। कोट दीजी का उत्खनन करवाया गया था 1955 ईस्वी में। ठीक है, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हमें कोट दीजी से, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से हमें 12 सिंगा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सूर्य व मयूर पूजा के प्रमाण हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। ठीक है, एकमात्र स्थल जहाँ से पत्थर के बाणाग्र प्राप्त हुए, किसके प्राप्त हुए? पत्थर के बाणाग्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कोट दीजी से। ये बस्ती अग्निकांड के कारण नष्ट हो गई थी। किस कारण? अग्निकांड के कारण ये बस्ती नष्ट हो गई थी, आग जल गई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब अगला फेमस स्थल है राजस्थान का कालीबंगा। ठीक है, घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। इसका अन्य नाम देखिए, इसे कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। काले रंग की चूड़ियाँ है ना, यहाँ पर हमें इसके अन्य नाम के रूप में जाना, काले रंग की चूड़ियाँ मिली है यहाँ से कालीबंगा से। सर्वप्रथम जानकारी कौन देते हैं इसके कालीबंगा की? एल.पी. टेसीटोरी देते हैं। एल.पी. टेसीटोरी कालीबंगा के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता थी। ठीक है, खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये, 1952 ईस्वी में। बीकानेर में सौती संस्कृति की खोज की। ठीक है, भाभी बीकानेर में किसकी खोज की गई थी? सौती संस्कृति की, अमलानंद घोष द्वारा। सौती संस्कृति कालीबंगा के नाम से जानी जाती है। सौती संस्कृति किसके नाम से जानी जाती है? कालीबंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1961 से 62 ईस्वी तक इसका
उत्खननकर्ता कौन कौन है? बीबी लाल व बीके थापर, बीबी लाल व बीके थापर, ध्यान रहे। कालीबंगा से त्रिस्तरीय संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं हमें, त्रिस्तरीय संस्कृति के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये जो है प्राक हड़प्पा साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ से, उत्तर हड़प्पा साक्ष्य भी मिलते हैं और हड़प्पा कालीन साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा मतलब जो हमने पहले बात करी थी कालीबंगा से, कि कालीबंगा जो है वो यहाँ से हमें मतलब दीनहीन बस्ती और काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, और एलपी टेसिटोरी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। ठीक है, और फिर अमलानंद घोष ने इसका खोज की थी, जानकारी एलपी टेसिटोरी ने दी, खोज अमलानंद घोष ने की थी। और सौती संस्कृति की खोज की, सौती संस्कृति कालीबंगा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कालीबंगा में ही प्राक हड़प्पा के समय साक्ष्य क्या मिले? ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। क्या मिले? ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले। विश्व में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, ये ध्यान रहे। अब उत्तर हड़प्पा में देखिए, उत्तर हड़प्पा के समय घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य हमें यहाँ मिले। ठीक है, और हड़प्पाकालीन साक्ष्य यहाँ से क्या मिले? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, जिसे हाइड्रोस्पोलिस ट्रेपिनेशन भी कहा जाता है, बालक की खोपड़ी। ठीक है, प्राप्त बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र है, ये सब हमें कालीबंगा से मिलते हैं। हड़प्पा के समय की बात है, प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और हड़प्पाकालीन साक्ष्य। ठीक है, कालीबंगा से युगल समाधि के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, कलश समाधिकरण, विदाय संस्कार, ये सब अंतिम संस्कार की एक विधियाँ है, अलग अलग संस्कार है। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण रूप से उसको दफना देना। आंशिक समाधिकरण, पहले पशु या पक्षियों के लिए खाने के लिए दे देना शव को, फिर जो भी अवशेष बचे उसे दफना देना। ठीक है, उसमें कलश में रख करके दफनाए तो कलश समाधिकरण। दाह संस्कार क्या है? कि उन्हें जला देना। ठीक है, जो भी शव है उसको जला देना। चिरायु कब्र के साक्ष्य मिलते हैं, चिरायु कब्र के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मनुष्य की प्रिय वस्तुओं को रखा जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्रिय वस्तुओं को कब्र में रखा जाता था। उनकी मान्यता थी कि आने वाले जन्म, अगला जन्म के अंदर उसको वो वस्तुएं मिले। ठीक है, ये ऐसा मानते थे वो। ठीक है, बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य हमें यहाँ मिले हैं। बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं, मतलब आवागमन के साधन मौजूद थे, इसका ये प्रमाण हमें मिलता है। इस बात से हम ये सोच सकते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार आकृति की मोहरें भी यहाँ मिली है। जो मेसोपोटामिया में कैसी मोहरें थी? बेलनाकार आकृति की मोहरें थी। अपने सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी मोहरें थी? हड़प्पा सभ्यता में वर्गाकार मोहरें थी। ठीक है, लेकिन बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की है, वो हमें कालीबंगा से भी देखने को मिलती है। हम ये सोच सकते हैं कि कालीबंगा से भी शायद व्यापार मेसोपोटामिया से होता होगा। ठीक है, होता था। ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब देखिए बड़ी या साहितीर, ये क्या है? ये घर के निर्माण के लिए लकड़ी है ना, बड़ी या साहितीर। ठीक है, कालीबंगा के निवासी घरों के निर्माण के लिए साहितीर या बड़ी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, मारवाड़ी में कहते हैं अपन बड़ी। ठीक है, बड़ी तो घर के निर्माण में बड़ी पाटिया इसका इस्तेमाल होता है, वही बड़ी है ये। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की निर्धन राजधानी, दीनहीन बस्ती कहा है। क्या कहा है स्टुअर्ट पिगट ने पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, लेकिन अब यहाँ पर कालीबंगा को क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की निर्धन राजधानी, गरीब राजधानी, दीनहीन बस्ती, स्टुअर्ट पिगट कह रहा है। ठीक है, और दशरथ शर्मा ये क्या कहते हैं? देखिए, दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेज में कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी का, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने सुना कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, लेकिन अब तीसरी राजधानी सामने आती है दशरथ शर्मा के द्वारा, उनकी किताब में लिखी हुई है राजस्थान थ्रू द एजेज में, जिसमें इसे तीसरी राजधानी कहा है। ये बात ध्यान रहे। कालीबंगा के मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कि कौन सी ईंटों का? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कालीबंगा के निवासी एक साथ दो फसल बोते थे। ठीक है, यहाँ जुताई आड़ी व तिरछी की जाती थी। यहाँ जुताई कैसे की जाती थी? आड़ी व तिरछी की जाती थी, ध्यान रहे। अगले बात करते हैं डेल्स क्या कहते हैं? डेल्स के अनुसार कालीबंगा का पतन सरस्वती नदी के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। सरस्वती नदी ने क्या किया? मार्ग परिवर्तन के कारण इसका क्या हो गया? पतन हो गया, ऐसा
डेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कालीबंगा, जिसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा देखिए ध्यान से। कालीबंगा को कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दीनहीन बस्ती है, काले रंग की चूड़ियाँ हैं। एलपी टेसीडोर ने बताया, अमलानंद घोष ने खोज किया 1952 में। बीकानेर में सौदी संस्कृति की खोज भी इससे संबंध रखती है। सौदी संस्कृति कालीबंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सौदी संस्कृति, ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा का ही एक रूप है सौदी संस्कृति, जो प्राक हड़प्पा के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक है, उत्खननकर्ता में 1961 से 62 ईस्वी तक है ना, बीबी लाल व बी के थापर ने इसका उत्खनन किया। ठीक है, कालीबंगा से त्रिस्तरीय संस्कृति के प्रमाण मिले। प्राक हड़प्पा के समय ऊँटों की हड्डियाँ मिली, जुते हुए खेत मिले, भूकंप के प्रमाण मिले। उत्तर हड़प्पा के समय घोड़े की अस्थियाँ मिली। हड़प्पा कालीन साक्ष्य के समय खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, जिसे हाइड्रोस्पोलिस ट्रेपिनेशन भी कहते हैं, बालक की खोपड़ी के प्रमाण। प्राप्त बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र है। इससे मतलब ये सोच सकते हैं कि उस समय ऑपरेशन विधि है ना, जो वर्तमान में हम जो देखते हैं ऑपरेशन विधि, वो उस समय भी प्रचलित रही होगी। ठीक है, कालीबंगा में युगल समाधि के प्रमाण मिले, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, अंत समाधिकरण, क्लश समाधिकरण। चिरायु कब्र के प्रमाण, प्रिय वस्तुओं को रखते थे वो कब्र में ही मनुष्य के साथ। बेलनाकार तंदूर के प्रमाण, इक्का गाड़ी, बेलनाकार आकृति की मोहरें, ये हमें यहाँ देखने को मिली। और घर के निर्माण में बड़ी है ना, जिसे शाह तीर भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते थे। स्टुअर्ट पिगट ने तीसरी राजधानी कह दिया कालीबंगा को। ठीक है, सॉरी, स्टुअर्ट पिगट ने नहीं, दशरथ शर्मा ने कहा तीसरी राजधानी। कौन सी पुस्तक में? राजस्थान थ्रू द एजेस में कहा था। स्टुअर्ट पिगट ने तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती और निर्धन राजधानी कहा है। ठीक है, और ये मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। एक साथ 2 फसल बोते थे। आड़ी तिरछी जुताई करते थे। डेल्स ने कालीबंगा का पतन का कारण सरस्वती नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है कि सरस्वती नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, इसलिए कालीबंगा का पतन हुआ, ऐसा डेल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं लोथल की। ठीक है, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका? लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, लोथल को कहते हैं। ठीक है, खोज 1954 ईस्वी में स्वामी रंगनाथ राव ने की थी। शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का शहर, मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा है। ठीक है ना, और ये देखिए इसमें जो पूर्वी मतलब मुर्दों का शहर है, मतलब समाधि स्थल था। पूर्वी भाग में क्या है? डाक यार्ड। डाक यार्ड क्या है? एक बंदरगाह है। गोदीवाड़ा भी कहते हैं इसके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डाक यार्ड, बंदरगाह, गोदीवाड़ा। ठीक है, लोथल में नगर क्षेत्र के बाहर से 20 समाधियाँ मिली। क्या मिली? 20 समाधियाँ मिली। लोथल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले। ठीक है, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। किसका प्रचलन रहा होगा? सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। लोथल से पारस की दुमुही राक्षस के चित्रण की मोहर प्राप्त हुई है, ये ध्यान रहे। मिट्टी के बर्तनों पर नाग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? अग्निकुंड से के साक्ष्य। यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी ध्यान रहे। लोथल से प्राप्त एक मर्दभांड पर पंचतंत्र की लोमड़ी की कथा का चित्रण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धोलावीरा की। उससे पहले लोथल का रिवीजन कर लेते हैं। लोथल देखिए भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो का है। स्वामी रंगनाथ राव ने 1954 में इसका खोज की थी। ठीक है, मुर्दों का शहर कहा है। ठीक है, समाधि स्थल के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी भाग में डाकयार्ड, बंदरगाह या गोदीवाड़ा ये नामकरण है इसके। ये मतलब प्राप्त हुए हमें डाकयार्ड का हो या गोदीवाड़ा का हो। ठीक है, बंदरगाह के रूप में प्राप्त हुए। लोथल में नगर क्षेत्र के बाहर से 20 समाधियाँ मिली है और 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सती प्रथा रही होगी, सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। दुमुही राक्षस के चित्रण वाली मोहर मिली है। नाग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं। पंचतंत्र की लोमड़ी की कथा के प्रमाण में यहाँ से मिले हैं। अब हम बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा कच्छ, गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, जो 3 स्थलों में बटा हुआ है, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला।
कुछ स्रोतों में हम इसे उत्तरी टीला, मध्य टीला या दक्षिणी टीला भी पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं कहीं, तो आप कंफ्यूज ना होए, ठीक है। 1967 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई थी। 1967 में धोलावीरा की खोज किसने की? जगपति जोशी ने की, ठीक है। हाल ही में धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है, ये भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। उत्खनन किसने किया इसका? 1990 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया है धोलावीरा का। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं। धोलावीरा के नगर टीले के बाहर प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जिस पर हड़प्पा की लिपि का उत्खनन है, ये ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। इतिहासकार अभी तक इसे पढ़ नहीं पाए क्योंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी है, तो इसको भी कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर धोलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुए। हड़प्पा लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए? धोलावीरा से। धोलावीरा की जल निकास प्रणाली को सर्वोत्तम माना गया है। धोलावीरा की जो जल निकास प्रणाली है इसको हमने क्या माना है? सर्वोत्तम माना है, ये ध्यान रहे, क्लियर। देखिए आगे, यहाँ के निवासी जल निकास पत्थर के बने हुए तांबों से किया करते थे, ठीक है। और स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुए, ये भी ध्यान रहे। स्टेडियम के प्रमाण भी कहाँ से मिले? धोलावीरा से। अब बात करते हैं हम सुरकोटदा। 1964 ईस्वी में इसका खोज भी जगपति जोशी ने ही किया था, ठीक है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी ने ही इसका क्या किया? खोज किया था। यहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले। सुरकोटदा का मतलब घोड़े की अस्थियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिली है, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिली है? सुरकोटदा से मिली है, ठीक है। और यहाँ से कलश समाधान के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रहे। अब रंगपुर की बात करते हैं, जो काठियावाड़, ये गुजरात में ही है लेकिन गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने की थी। किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स। यहाँ से हमें चावल की भूसी के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बनावली, ठीक है। बनवाली या बनावली हिसार, हरियाणा के हिसार क्षेत्र में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, ये ध्यान रहे। क्या क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं ये देखिए आप। यहाँ से बड़े घरों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वॉश बेसिन के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, जैसे धावन पात्र कहते हैं, ठीक है। बनवाली को समृद्धिशाली घरों का शहर भी कहते हैं, समृद्धिशाली घरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। बनवाली से मिट्टी से बना हल, ये बहुत कई बार छोटे छोटे एग्जामों में बड़े काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। मिट्टी से बना हल कहाँ से मिला? मिट्टी से बना हल कहाँ से मिला? बनवाली से मिला है, ठीक है। तिल कहाँ से प्राप्त हुए? तिल, सरसों, बाजरे, इन तिल, सरसों, बाजरे, इन 3 फसलों के प्रमाण हमें बनवाली से देखने को मिलते हैं, बनावली से देखने को मिलते हैं। तो देखिए बनवाली से क्या पड़ा? हिसार हरियाणा में क्षेत्र में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की, ठीक है। बड़े घर के प्रमाण, वॉश बेसिन, समृद्धशाली घरों का शहर कहा गया है, मिट्टी से बना हल मिला, तिल, सरसों, बाजरे के प्रमाण हमें बनवाली से मिला है, ठीक है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, रोपड़, ठीक है। रोपड़ की बात कर लेते हैं। रोपड़ 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, रोपड़ की खोज की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित किया गया ये पहला स्थल था। मैंने कहा रोपड़ था एक, और एक रंगपुर था, ये ना, ये ध्यान रहे आपको। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये पहला स्थल उत्खनित किया गया था रोपड़, ध्यान रहे। वो कोटला निहंगा था, जो कोटला निहंगा अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत के हिस्से में आया हुआ एक स्थल था कोटला निहंगा, ठीक है। कुणाल ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कुणाल से। इसको बहुत ज़्यादा आप है ना मतलब याद करिएगा। चांदी के मुकुट कहाँ से मिले हैं? कुणाल से मिले। चमन प्राश की तरह चाट लीजिए इसको, इस साक्ष्य को, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साक्ष्य है, जो जिन पर ये हाइलाइटर घूम रहा है, वो सारे परीक्षा में आने वाले हैं, सारे के सारे, इसलिए किसी को भी नहीं छोड़ना है। सोरतुगोई है ना, सुरतुगोई, जिसके बारे में अफगानिस्तान में एक और स्थल है जो अफगानिस्तान के दक्षिणी स्थल है, दक्षिणतम में है, वो है मुंडीगाग। लेकिन सुरतुगोई कहाँ है? सबसे उत्तरी छोर, हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से क्या मिले? नहर के साक्ष्य मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहर के प्रमाण में मिले हैं, ठीक है। सुरतुगोई। राणा कुंडई के बारे में देखिए, अफगानिस्तान में घोड़े का जबड़ा यहाँ से मिला है। किसका जबड़ा मिला है? घोड़े का जबड़ा मिला है राणा कुंडई से, ध्यान रहे, ठीक है।
तो अब तक हमने प्रमुख स्थलों और नगरों की हमने बात की जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, है ना, इसके धर्म की बात करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से धर्म था, ठीक है। हड़प्पा के लोग पारलौकिक जीवन की बजाय इहलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ये हमने पहले भी बताया था कि इहलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, है ना, क्योंकि इनको जो दिखता है उसी की पूजा करते हैं। और इनको क्या क्या दिखता है, ये जल दिखता है, जल की पूजा की, वृक्ष दिखा, वृक्ष की पूजा की, पर्वत दिखा, पर्वत की पूजा की, अग्नि दिखी, अग्नि की पूजा की, स्वास्तिक का चिन्ह दिखा, स्वास्तिक की पूजा की, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा थे, मतलब प्रकृति प्रेमी थे ये, है ना। इसी वजह से पुरोहित वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, है ना, प्रादुर्भाव हुआ मतलब पुरोहित वर्ग सामने आया। पुरोहित वर्ग एक नया वर्ग हमारे सामने आएगा। हड़प्पा में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के द्वारा लिंग पूजा की शुरुआत की, है ना। लिंग पूजा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के द्वारा की गई थी, है ना। कुछ जातियाँ आई थी, हमने बताया कि भाई प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट भी उनमें से एक जाति थी, ठीक है। मेके ने लिखा है कि पुरोहित वर्ग के द्वारा शासन का संचालन, शासन कौन करता था, पुरोहित वर्ग करता था। और ये बात कौन कहता है, मेके कहता है, अर्नेस्ट मेके कहते हैं कि पुरोहित वर्ग के द्वारा शासन का संचालन होता था, ठीक है। और स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं, ये बात देखिए, स्टुअर्ट पिगट कहते हैं, स्टुअर्ट पिगट ने भी पुरोहितों के शासन की बात कही है, मतलब कॉमन बात है। अर्नेस्ट मेके भी कह रहा है, स्टुअर्ट पिगट भी कह रहा है, ठीक है। तो मतलब पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा, तभी तो इतनी बातें कही जा रही है। और अब बात ध्यान दीजिए, मातृ देवी की पूजा होती थी इस समय, है ना, मातृ देवी की पूजा की थी। और मातृ सत्तात्मक समाज भी था, ये भी हमने बात करी, मातृ सत्तात्मक समाज था, परिवार की मुखिया नारी थी, है ना। सिंधु सभ्यता से सबसे ज़्यादा नारी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि माता देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। कहाँ से, हड़प्पा से, हड़प्पा नगर से दिखाया गया। ये बात ध्यान रखना, हड़प्पा नगर के उस पॉइंट में भी आप जोड़ लेना कि क्या प्राप्त हुआ है, कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। ये हड़प्पा नगर में, जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, वहाँ से, ठीक है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानी गई है। इसका संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा, ठीक है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरा की देवी समझते थे। धरती को क्या समझते थे, उर्वरा की देवी समझते थे, ठीक है। अन्न देती थी, ठीक है। इस मुहूर्त के दूसरी तरफ एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए है ना, जो ये मुहर है ना, उसके दूसरी तरफ क्या है, एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए खड़ा है। इसके पास एक स्त्री हाथ उठाए हुए बैठी है, ठीक है ना। तो मार्शल क्या कहता है इन सभी बातों के बारे में। अब आप और मैं अनुमान लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मैंने लाइन पढ़ी है कि दूसरी तरफ एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए है, इसके पास में एक नारी हाथ उठाए हुए बैठी हुई है। तो अब इसके बारे में आप और हम क्या समझ रहे हैं वो जरूरी नहीं है। आप मार्शल क्या कहते हैं वो बात ध्यान दीजिए। मार्शल ने इसे पृथ्वी की देवी को बलि दिए जाने का उदाहरण कहा है। पृथ्वी की देवी को बलि दिए जाने का उदाहरण बताया है, ये बात ध्यान रहे, है ना। मतलब पृथ्वी की देवी को एक बलि दी जा रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। सिंध और पंजाब में ही मातृ देवी की उपासना की जाती थी, क्योंकि राजस्थान गुजरात से नारी की मृण मूर्तियाँ नहीं मिली है, इसलिए सिंध, और ये बात इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और गुजरात से नारी की मृण मूर्तियाँ नहीं मिली, मतलब जो मातृ देवी की उपासना की जाती थी वो कहाँ पर है, सिंध और पंजाब में। तो हम ये समझ सकते हैं कि सिंध और पंजाब मातृ सत्तात्मक था, मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक है। अब देखिए, उस काल में लिंग व योनि पूजा होती थी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल से चमकीले पत्थरों पर निर्मित ऐसे पुरावशेष मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से क्या मिले, चमकीले पत्थरों पर निर्मित ऐसे पुरावशेष मिले, मतलब लिंग की पूजा के, योनि की पूजा के, ठीक है, इसके अवशेष मिले। कालीबंगा से ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है, कालीबंगा से ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है जिसमें इन्हें प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो ये लिंग पूजा और योनि पूजा के प्रतीक के रूप में कहाँ से मिली, कालीबंगा से एक मिट्टी की पट्टिका मिली, उसमें बनाया होगा, तो ये प्रतीक के रूप में बताया गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से मिट्टी व शंख के द्वारा बनाए गए चक्र प्राप्त हुए हैं। मिट्टी व शंख के द्वारा बनाए गए क्या प्राप्त हुए, है ना, शंख के द्वारा, मिट्टी व शंख के द्वारा बनाए गए चक्र प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रहे। अब देखिए, पशु पूजा, मोहरों से पशु आकृति प्राप्त हुई है ना, मोहरों से पशु आकृति प्राप्त हुई, हमने देखा ना वो आदि शिव की मूर्ति जिसमें मार्शल ने कहा था, ठीक है ना, आदि शिव, उसमें बैल,
सॉरी गेंडा, भैंसा, है ना, बाघ, हाथी, हिरण मिल ही रहे थे, तो पशु पूजा होगी। मोहनजोदड़ो से एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है जिसमें एक पशु का शरीर बना है। ठीक है, एक क्या प्राप्त हुआ है? ताम्रपट, जिसमें एक पशु का शरीर बना है, जिसमें हाथी की सूंड है और सिर पर सिंह बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रहे। नाग पूजा, देखिए अब नाग पूजा, नाग की पूजा करते थे, है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर नाग का चित्र बना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा मिली है, उस पर एक देवता के दोनों ओर नाग का चित्र बना है, तो हम सोच सकते हैं कि नाग की पूजा भी करते थे। लोथल से प्राप्त मर्दभांड पर, है ना, लोथल से प्राप्त मर्दभांड पर सांप के चित्र बने हुए हैं, सांप के चित्र बने हुए, तो नाग पूजा होती। मोहनजोदड़ो से एक ताबीज मिला है, क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से एक ताबीज मिला है जिस पर नाग को एक चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया, मतलब पूजा करते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा, चबूतरों पर क्या होता है, जैसे आज भी तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कई देवता अपने जो उनके पूज्य होते हैं उनको बिठाते हैं, है ना, उनके जो देवता होते हैं, पितृ पक्ष होते हैं, है ना, तो उनको बिठाते हैं। झुंझार जी होते हैं, है ना, उनके बाप जी होते हैं, उनको बिठाते हैं। ठीक है, वृक्ष पूजा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक पीपल के पेड़ की दो टहनियों के बीच से एक पुरुष आकृति निकलते हुए दिखाई दे रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, वृक्ष पूजा। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक पीपल के पेड़ की दो टहनियों के बीच से एक पुरुष आकृति निकलते हुए दिखाई दे रही है, तो ये वृक्ष की पूजा। वृक्ष में कोई आकृति उन्होंने देख ली, एक पुरुष की आकृति उन्होंने देख ली, ठीक है, कि उन पेड़ पीपल के पेड़ के दो टहनियों के बीच में एक पुरुष आकृति उनको दिखाई दी, उसकी पूजा करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक मुद्रा से, है ना, देखिए वापस देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा से आदमी के द्वारा वृक्ष पर जल चढ़ाते हुए दिखाया गया है ना, आदमी के द्वारा वृक्ष पर जल चढ़ाते हुए दिखाया गया, तो मतलब वृक्ष पूजा हो रही है ना। सूर्य पूजा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर, वापस मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर और मर्दभांड भी पर स्वास्तिक के प्रमाण मिलते हैं, स्वास्तिक के प्रमाण मिलते हैं, ध्यान रहे। देखिए, अग्नि पूजा, कालीबंगा, लोथल, बनवाली से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, लोथल, बनवाली से किसके साक्ष्य मिले? अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले, ये बात ध्यान रखना। इसलिए कालीबंगा से, लोथल से, बनवाली से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं हमें, अग्नि पूजा होती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, धर्म की बात कर ली, अब हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इसकी अर्थव्यवस्था, हड़प्पा कालीन की अर्थव्यवस्था कैसी थी? सिंधु सभ्यता से कुल 9 प्रकार की फसलें प्राप्त हुई है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। देखिए, गेहूँ, जौ, बाजरा, सरसों, राई, तिल, खजूर, तरबूज, मटर, ये मिले हैं। ठीक है, तो 9 फसल आप ध्यान में रखें, गेहूँ, जौ, बाजरा, सरसों, राई, तिल, खजूर, तरबूज, मटर, ये ध्यान रहे। सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा गेहूं की 2 प्रकार की किस्म मिली है। कौन कौन सी? ट्रिटिकम कम्पैक्टम और स्कोरकोकम। ट्रिटिकम, स्कोरकोकम, बार बार बोलिए मेरे साथ, बोलिए, ट्रिटिकम कम्पैक्टकम, ट्रिटिकम कम्पैक्टकम, ट्रिटिकम कम्पैक्टकम, है ना, एक ये हो गई। दूसरी देखिए, ट्रिटिकम स्कोरकोकम, ट्रिटिकम स्कोरकोकम, ट्रिटिकम स्कोरकोकम। आप 2-3 बार उच्चारण करेंगे तो आप सामान्य हो जाएंगे। ये गेहूं की जो 2 फसल है ना, तो 2 फसल कौन सी है? ट्रिटिकम कम्पैक्टकम, ट्रिटिकम स्कोरकोकम, ध्यान रहे। ठीक है, और मटर की ब्रासिका जूसी नामक किस्म उगाई जाती थी, ये ध्यान रहे। ब्रासिका, ये किसकी? ब्रासिका जूसी किसकी किस्म है? मटर की, है ना, ये किस्म उगाई जाती थी, ये ध्यान रहे। व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। लोथल इस सभ्यता का सबसे प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह था। लोथल इस सभ्यता का सबसे प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह था। ठीक है, ज्वार भाटा के आपने पढ़ा होगा, तो उसी प्रकार से ज्वारीय बंदरगाह था लोथल। यहाँ से जहाज सुतका गेंडोर में रुकते थे, है ना, लोथल से सीधे जहाज कहाँ रुकते थे? सुतका गेंडोर में, और वहाँ से वस्तुओं को मेसोपोटामिया, नील नदी घाटी सभ्यता, मतलब मिस्र सभ्यता तक पहुँचाते थे। समझ में आ रहा आपको? मतलब सुतका गेंडोर से ये माल कहाँ जाता था? सुतका गेंडोर से माल ये मेसोपोटामिया, नील नदी घाटी तक पहुंचता था, है ना, यहाँ तक ये व्यापार था इसका।
अब अगली बात करते हैं सारगोन या सारगोर अभिलेख के अनुसार, है ना, मेसोपोटामिया के निवासी व्यापार करते थे। और इसमें यहाँ पर कौन कौन थे? दिलमून, माकन, मेलुहा, ये बीच में आते थे, मतलब बीच में ये आते थे। ठीक है, मेलुहा तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। ठीक है, मेलुहा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही शब्द है। प्रश्न आ सकता है कि मेलुहा सभ्यता कौन सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी मेलुहा सभ्यता। ठीक है, दिलमून कहाँ है? दिलमून बहरीन द्वीप, बहरीन देश है दिलमून। ठीक है, बहरीन देश। माकन ओमान देश या मकरान तट। ठीक है, मेलुहा तो खुद ही सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, मेलुहा, विदेशी लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे, तो ये बात ध्यान रहे आपको। क्लियर? हाँ, अब देखिए, कपास का सर्वाधिक निर्यात किया जाता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का अच्छा प्रोडक्शन था, तो इसलिए तो निर्यात कर रहे हैं। दिलमून को सूर्योदय का देश, दिलमून को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्योदय का देश, साफ सुथरे नगरों का स्थान, वे हाथियों का देश कहा जाता है। दिलमून के 3 नाम मिल रहे, देखो, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? दिलमून को। साफ सुथरे नगरों का स्थान किसे कहते हैं? दिलमून को। हाथियों का देश किसे कहते हैं? दिलमून को। ये ध्यान रहे। सिंधु सभ्यता के लोग खेतड़ी के अलावा, खेतड़ी कहाँ? राजस्थान के झुंझुनू में, है ना। खेतड़ी के अलावा, सिंधु सभ्यता के लोग खेतड़ी के अलावा तांबा, है ना, तांबा खेतड़ी से तो मंगाते थे, लेकिन इसके अलावा तांबा और कहाँ से मंगाते थे? बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से भी ये तांबा मंगवाते थे। ये बात ध्यान रहे। और सोना कर्नाटक स्थित कोलार की खान से मंगाते थे, है ना। मूवी देखी होगी आपने, KGF, देखी KGF। कोलार गोल्ड फील्ड, KGF की फुल फॉर्म क्या है? कोलार एक जगह है। ठीक है, मतलब कर्नाटक में एक जिला है कोलार। ठीक है, वहाँ पर अभी KGF पूरा जो जहाँ पर ये खाने हैं, है ना, गोल्ड और ये फील्ड, है ना, ये फील्ड कोलार गोल्ड फील्ड, ये जो पूरा एक जगह है, ये कोलार कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से ये लोग क्या मंगाते थे? सोना मंगाते थे। कौन? सिंधुवासी, हड़प्पावासी। कार्नेलियन मनके, अब ये भी देखो, कार्नेलियन मनके कहाँ से मंगाते थे? गुजरात व सिंध से मंगवाए जाते थे कार्नेलियन मनके। ठीक है, लाजवर्द मणिया, ये कहाँ से मंगाते थे? कश्मीर और अफगानिस्तान से मंगाते थे। फिरोना कहाँ से मंगाते थे? है ना, टर्कियस, मध्य एशिया या ईरान से मंगाते थे। टर्कियस, मध्य एशिया और ईरान से मंगाते थे। ठीक है, अब्बू मणि कहाँ से मंगाते थे? अब्बू मणि महाराष्ट्र से मंगवाते थे ये। ठीक है, और मोर का निर्यात सर्वप्रथम हड़प्पा लोगों ने ही शुरू किया था। ठीक है, हमारे वर्तमान भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका निर्यात करते थे ये हड़प्पा के लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। बेलनाकार मनके सर्वाधिक लोकप्रिय थे। बेलनाकार मनके क्या थे? यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय थे। क्लियर? लाल व गुलाबी रंग के मर्दभांडों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। देखिए, मर्दभांड का हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे बहुत जल्द हम मर्दभांड का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें सारे मर्दभांड बताएंगे। लेकिन आप ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में कौन से मर्दभांडों का प्रयोग करते थे? तो लाल व गुलाबी रंग के मर्दभांडों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, है ना। लाल व गुलाबी रंग के मर्दभांडों का प्रयोग करते थे। क्लियर है ना। धातु की मूर्तियों को लुप्त मोम पद्धति से बनाया जाता था। धातु की मूर्तियों को कैसे बनाते थे? ये लुप्त मोम पद्धति से ये बनाते थे। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक हमने पढ़ा है हड़प्पाकालीन धर्म और हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब देखते हैं हड़प्पाकालीन शासन व्यवस्था।
हड़प्पाकालीन शासन व्यवस्था। हड़प्पाकालीन शासन व्यवस्था में देखिए जॉन मार्शल अपना मत रखेंगे, व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर अपना मत रखेंगे, स्टुअर्ट पिगट अपना मत रखेंगे, अलग अलग बातें सब कहते हैं। तो जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि हड़प्पाकालीन की जो शासन व्यवस्था थी वो एक प्रशासनिक, है ना, या मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, ये जॉन मार्शल का मानना है। और मार्टिमर व्हीलर का मानना क्या है कि ये आंशिक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो मैके ने क्या कहा, जॉन मार्शल ने क्या कहा, व्हीलर ने क्या कहा, स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा, ये हड़प्पाकालीन शासन व्यवस्था के लिए इनका मत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं सैंधव लिपि की। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये बात हम शुरुआती रूप में हम जानते थे। तो अब इसके लिए सिंधु लिपि से संबंधित कुछ बातें और हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय वेडन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? वेडन, ये ध्यान रहे। परंतु सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इस लिपि में 64 मूल चिन्ह है। कितने मूल चिन्ह है? 64 मूल चिन्ह थे, जिनमें 250 से 400 तक तो अक्षर थे। ठीक है, मूल चिन्ह कितने? 64, और 250 से 400 तक क्या है? अक्षर थे। ये ध्यान रहे, दोनों बातें ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू, है ना, ये यू के समान थे, ये ज़्यादा ध्यान रहे आप। और सर्वाधिक आकृति किसकी मिली है? मछली की मिली है। सैंधव लिपि किस प्रकार से दाएं से बाएं व बाएं से दाएं और लिखी जाती थी? तो इस प्रकार की शैली को क्या कहते हैं? इस प्रकार की जो दाएं से, जो मतलब ये दाएं है, ये दाएं से फिर बाएं, फिर बाएं से फिर दाएं, मतलब इस प्रकार सर्पिला आकार की, है ना, इस प्रकार से लिखी जा रही है। तो इस प्रकार की शैली को हम क्या कहते हैं? ब्रोस्टोफेडन शैली, है ना, बुस्टोफेडन शैली। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। वॉलकॉक व नॉरजॉव के द्वारा इस लिपि का अध्ययन करके इस लिपि को आद्य द्रविड़ नाम दिया। क्या नाम दिया? आद्य द्रविड़। किसने अध्ययन किया? वॉलकॉक और नॉरजॉव के द्वारा इस लिपि का अध्ययन करके इस लिपि को आद्य द्रविड़ नाम दिया। ठीक है, ये ध्यान रहे। हेरास व टी.एस. वरो ने इस लिपि को द्रविड़ लिपि कहा। क्या कहा? द्रविड़ लिपि। हेरास व टी.एस. वरो ने इस लिपि को क्या कहा? द्रविड़ लिपि। रंगनाथ राव ने इसे संस्कृत लिपि कहा। क्या कहा? संस्कृत लिपि कहा रंगनाथ राव ने। सिंधु सभ्यता के लोगों को माप व बाट की भी जानकारी थी, है ना, सिंधु सभ्यता के लोगों को माप व बाट की भी जानकारी थी, और ये 16 के गुणज में थी। ठीक है, इस प्रकार से 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से थी। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। माप बाट, ये सिंधु लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रहे। तो कोई कहता है बाढ़ से हुआ, कोई कहता है आर्यों के आक्रमण से, कोई कहता है जलवायु के परिवर्तन से, कोई भूतात्विक परिवर्तन, विदेशी व्यापार में हार से कमी हो गई, या नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया। अलग अलग मत है। तो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण जो मत है वो बाढ़ वाला है। तो बाढ़ वाले में जानते हैं, बाढ़ वाले में क्या है? जॉन मार्शल ने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो बाढ़ से हुआ। ये कौन कहते हैं? जॉन मार्शल कहते हैं। लेकिन अर्नेस्ट मेके कहते हैं चन्नदड़ो का पतन बाढ़ से हुआ, और एस.आर. राव कहते हैं कि लोथल का हुआ। मतलब मोहनजोदड़ो का पतन, मोहनजोदड़ो, आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन जो फिल्म स्टार है, बॉलीवुड फिल्म स्टार है, उन्होंने इस मूवी में उन्होंने एक मेन कैरेक्टर का रोल किया था। उसमें भी अंत में जब मूवी एंड होती है तो उसमें बाढ़ के द्वारा ही मोहनजोदड़ो को उसका पतन होते हुए दिखाया गया है। तो ये जॉन मार्शल का मत है। ठीक है, और अर्नेस्ट मेके का मत क्या है? चन्नदड़ो का पतन हुआ है बाढ़ से। एस.आर. राव का मत क्या है? कि लोथल का पतन हुआ है बाढ़ से। ठीक है, मार्शल ने मोहनजोदड़ो में क्या कहा? मार्शल ने, नोट की बात ध्यान रखना, मार्शल ने मोहनजोदड़ो में 7 बार, कितनी बार? 7 बार
बाढ़ आने का उल्लेख किया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रहे। ये तो था हमारा बाढ़ से संबंधित मत, जिसमें जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस आर राव अपना अपना मत देते हैं कि मोहनजोदड़ो का पतन बाढ़ से हुआ, ऐसा कहने वाले जॉन मार्शल है। चनुदड़ो का पतन बाढ़ से हुआ, ऐसा कहने वाले अर्नेस्ट मैके है। लोथल का पतन बाढ़ से हुआ, ऐसा कहने वाले एस आर राव। और अब कुछ ऐसे भी कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण से, मतलब आर्यों के आक्रमण से इनके ऊपर आक्रमण हुए और इन्हें खदेड़ दिया गया या इन्हें भगा दिया गया और फिर आर्यों ने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति है मार्टिमर व्हीलर, है ना, गार्डन चाइल्ड। ये क्या कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो से नरकंकाल, मोहनजोदड़ो से क्या मिले, नरकंकाल मिले। उनकी हत्या ऋग्वेदी कालीन देवता इंद्र के द्वारा की गई है। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, जो दुर्गों को तोड़ने वाला, ठीक है, इस प्रकार से होता है। और अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी क्या कहते हैं, देखिए अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी का क्या मानना है। कैनेडी ने यह सिद्ध कर दिया कि मोहनजोदड़ो के नरकंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित थे। ये कैनेडी ने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो ये तो था आर्यों का आक्रमण से मत, जिसमें मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, है ना, जैसे लोग, जैसे इतिहासकार, है ना, विद्वान, इन लोगों ने अपना अपना मत दिया है, ठीक है। अब एक और अपना अलग मत आता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से शायद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया हो। तो ऐसा कहने वाले हैं आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष। इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने, है ना, सिंधु सभ्यता के लोगों ने जंगलों की अत्यधिक कटाई की, जिससे वर्षा में कमी हो गई और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ये कौन कहने वाले, आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष। की वर्षा की कमी आ गई, है ना, वर्षा की कमी हो गई क्योंकि इन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में जंगलों का कटाई की, तो बारिश नहीं हुई, जिससे ये लोग मतलब अपना आप ही धीरे धीरे इन्होंने या तो पलायन कर दिया होगा या मर गए। तो ये कहने वाले आर.एल. स्टाइन या अमलानंद घोष है। अगला मत है भूतात्विक परिवर्तन। इसमें क्या कहते हैं, एम.आर. साहनी और डेल्स। ये कहते हैं कि नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण या सिंचाई व पीने के पानी की कमी हो गई, अतः लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, मतलब पलायन कर दिया। ये भी वो उसमें वर्षा की कमी की वजह से, और यहाँ पर नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, ठीक है, इस वजह से ऐसा मानना है एम.आर. साहनी और डेल्स का, ठीक है। एक नया मत आता है विदेशी व्यापार में हार्स या कमी। विदेशी व्यापार में क्या हुआ, हार्स या कमी हुई, ठीक है। ऐसा कहने वाले जो है वो डब्ल्यू.एल. अल्ब्राइट के अनुसार 2000 ईसा पूर्व के बाद ग्रामीण संस्कृति के लक्षण दिखाई देने लगे, जिसका कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आना था। इकोनॉमी डाउन हुई तो ऑटोमेटिकली नगरीकरण खत्म होने लगा, ठीक है, व्यापार में बहुत कमी आने लगी, इस वजह से भी शायद ये सभ्यता का पतन हुआ होगा, ऐसा कहने वाले डब्ल्यू.एल. अल्ब्राइट, ठीक है। और ग्रामीण संस्कृति आ गई, और क्योंकि आपको पता है वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकरण संस्कृति है और वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति है। अब एक और मत है अदृश्य गाज। इसमें रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव का मानना है कि रासायनिक विस्फोट की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है, रासायनिक विस्फोट की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। अब देखो अलग अलग बातें हैं सबकी, कोई कह रहा बाढ़ से, कोई कह रहा आर्यों का आक्रमण से, कोई नदियों के मार्ग परिवर्तन से, कोई वर्षा की कमी से, कोई इकोनॉमिक डाउन होने से, और कोई रासायनिक विस्फोट से, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था सिंधु घाटी